मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़ा, उसकी सिंपल डेफिनेशन, उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन, उसकी टेक्निकल डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। फिर हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर किया था बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियोमीटर या फिर वोल्टमीटर। मैं बता चुका हूं दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। फिर हमने जब सभी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल्स निकाली थी तो उसको निकालने के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए था जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पहले से पता हो। तो वो हमने ज्यादातर क्या यूज किया है, वो यूज किया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, और उसके विद रिस्पेक्ट टू हमने बहुत सारे इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल्स निकाली। फिर उन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कन्वर्ट किया। अगर तो वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा था, अगर रिडक्शन था तो एज इट इज ही रख लिया। तो सभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर्म में हमने अरेंज किया एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, या तो वो इंक्रीजिंग हो सकता था या वो डिक्रीजिंग हो सकता था। तो उस अरेंजमेंट को ही क्या बोला गया था, उसको बोला गया था क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अरेंजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यू नो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, जितनी भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इज नॉन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको E0 से दिखाते हैं, और हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो है 0.00 वोल्ट। मींस उसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो 0 वोल्ट है। ठीक है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू बाकी इलेक्ट्रोड्स की पोटेंशियल निकालते रहे। आप सबको पता है पोटेंशियोमीटर या सेल जो पोटेंशियोमीटर या वोल्टमीटर जो है वो सेल पोटेंशियल निकालते हैं, वो सेल पोटेंशियल। जैसे पोटेंशियोमेट्रिक टेक्निक से तो हम लोग EMF निकालते थे, और वोल्टमीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। पूरा एक्सप्लेन किया जा चुका है पिछले वीडियोस में, तो मैं तो ऐसे बता रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ी थी। सिर्फ अरेंज कर दो सारी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज को एंड यू विल गेट अ सीरीज। एक अरेंजमेंट का ऑर्डर बनेगा और वो एक सीरीज बन जाएगी, उस सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब बात आती है कि इस सीरीज को हम अप्लाई कहां पर करेंगे। तो कहां पर करेंगे, एक सिंपल सा टॉपिक है आज का हमारा इस वीडियो का, और वो है क्या, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं भाई। आज के इस वीडियो में बस यही पढ़ेंगे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। कल के लाइव लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। ठीक है, तो पहला है इन कंपैरिजन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ मेटल्स की एक्टिविटीज का कंपैरिजन कर सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका एक बार JEE एडवांस में भी आ चुका है। बहुत ही सिंपल सा उसका एक्सप्लेनेशन था, तो वो मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो उसके लिए कंपैरिजन की हिंदी आपको पता है, एक्टिविटी ऑफ मेटल का मीनिंग क्या है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिविटी ऑफ मेटल। एक्टिविटी ऑफ मेटल से क्या मतलब है। एक्टिविटी, अगर सिंपल एक्टिविटी आती है तो ये बताती है इफेक्टिव कंसंट्रेशन को इन केमिस्ट्री। बट अगर ये एक इंग्लिश वर्ड यूज करते हो तो एक्टिविटी यू नो विच इज एक्टिव, विच वन इज एक्टिव। ठीक है, तो एक्टिव मेटल कौन सी होंगी। तो एक्टिविटी ऑफ मेटल से मतलब है टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इज एक्टिविटी ऑफ मेटल। दैट इज द एक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को बोला जाता है एक्टिविटी ऑफ मेटल। ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ मेटल
tendency of metal to lose electron, greater will be activity, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत चीजें चलती हैं कि सर एक्टिविटीज का मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करती है। मैं थोड़ा सा पीछे की बात बताऊं, जैसे मेरे पास ये एक मेटल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी से ही पता चल जाएगा उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज की जरूरत क्या पड़ती है। तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्टिविटी ऑफ मेटल को डिसाइड करती है सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट में। आपको याद होगी डेफिनेशन आयनाइजेशन एंथैल्पी की, the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron of an isolated gaseous atom to form isolated gaseous cation। मतलब ये सिर्फ गैसियस स्टेट में है क्योंकि ये एटॉमिक प्रॉपर्टीज है, एक एटम की प्रॉपर्टी है, इसलिए ये गैसियस स्टेट में ली जाती है। लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज हमेशा सॉल्यूशन में लिए जाते हैं। जब आपने उस मेटल को किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया तो आएगी क्या, आप तो उसकी एक्टिविटी किससे डिसाइड करोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से। क्लियर, होपफुली क्लियर हो गया होगा। अगर गैसियस स्टेट में है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी से ही बता देंगे, पर अगर आपको किसी मेटल की या किसी भी सब्सटेंस की एक्टिविटी उसके सॉल्यूशन में डिसाइड करनी है तो वो कैसे डिसाइड होगी, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से। तो मैंने लिख दिया ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन ग्रेटर विल बी एक्टिविटी, उतनी ही एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है भाई, जितना ज्यादा टेंडेंसी मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की उतना ज्यादा एक्टिव है। अब ये कैसे पता चलेगा, व्हाट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना ही क्या है, इज ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन शो करते हैं उनको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, ये बाई कन्वेंशन है। अब मैं जो बता रहा हूं वो है बाई कन्वेंशन। बाई कन्वेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रख लें, रट्टा ही मारना है इस बात को, तो क्योंकि ये तो कन्वेंशन है, ताकि सभी को आसानी से सभी जगह पे सिमेट्रिकली अप्लाई हो जाए, इसलिए कन्वेंशंस दी जाते हैं। बाय कन्वेंशंस ऑल द स्पेसेस showing oxidation with respect to standard hydrogen electrode, all these species showing oxidation with respect to standard hydrogen electrode have negative reduction potential value, standard reduction potential value। भाई मैं आगे स्टैंडर्ड नहीं लिखूंगा तो ताकि थोड़ा सा फास्ट लिखा जाए, बस याद रखना स्टैंडर्ड में ही बात कर रहा हूं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू उनको नेगेटिव साइन असाइन किया जाता है। ठीक है, ये बाय कन्वेंशन है। एंड ऑल द स्पेसेस showing reduction with respect to standard hydrogen electrode have कैसा साइन, पॉजिटिव साइन, उनका साइन कैसा है, पॉजिटिव। क्लियर है, तो इस तरीके से आप लोगों को बताना है जो भी स्पेसेस विद रिस्पेक्ट टू किसके विद रिस्पेक्ट टू, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विद रिस्पेक्ट टू क्या शो करेगी, रिडक्शन शो करेगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, तो वो क्या उसको कैसा साइन देंगे, पॉजिटिव।
ठीक है, और जो शो करेगा ऑक्सीडेशन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो जो ऑक्सीडेशन शो करेगा उसको नेगेटिव साइन दिया जाता है। याद रखने का तरीका बताता हूं, तो ट्रिक टू रिमेंबर बहुत सिंपल है। रिमेंबर बहुत ही सिंपल है, आपको याद रखना है रैन याद रख सकते हो, रन की सेकंड फॉर्म है रैन, नहीं तो आप पोहा याद रख सकते हो, पौवा तो याद रख सकते हैं ना, पौवा याद रख लो, पोवा दोनों को ऐसा भी याद रख, ठीक है, रैन याद रख लो, पोवा याद रख लो, मर्जी है। रैन मतलब RA इज रिड्यूसिंग एजेंट जो होंगे हैव कैसा, N मीन्स नेगेटिव, हैव नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की ही बात कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन से कोई लेना देना नहीं। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, मेटल की एक्टिविटी थी, ठीक है। पोआ याद रखना है तो P फॉर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फॉर किसके लिए, OA मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई भी स्टूडेंट को मुश्किल आएगी ही नहीं, ठीक है। पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, और नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। सिंपल तरीका है याद रखने का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, ग्रेटर दी, अब मैं कन्वेंशन से बाहर आ रहा हूं, ग्रेटर दी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ग्रेटर विल बी एक्टिविटी ऑफ मेटल, ग्रेटर विल बी एक्टिविटी ऑफ मेटल उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव होगी, उतनी ही ज्यादा एक्टिव होगी जितना ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगा। नेगेटिव साइन के साथ आपको ये नहीं करना है कि अगर मैंने लिख दिया -3 -2 तो तुम लोग कहोगे सर ये ज्यादा है, ये वैल्यू तो ज्यादा है, बट विद नेगेटिव साइन कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है। तो नेगेटिव साइन के साथ अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करने वाला है। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम लोगों ने, याद हो तुम लोगों को, अगर मुझे दे दिया जाए E0 ऑफ मैग्नीशियम आयन टू मैग्नीशियम, ये वैल्यू दे दी, लेट इट इज X, E0 ऑफ ले लें जिंक आयन टू जिंक, ये ले लिया है, लेट इट इज Y, E0 ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर इज, लेट इट इज Z, ठीक है। E0 ऑफ सिल्वर आयन टू सिल्वर इज, लेट इट इज इक्वल टू A ले लें, ठीक है। ये 4 मेटल्स दे दिए, अब इनकी कुछ वैल्यूज है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी कॉपर की पॉजिटिव होती है, ठीक है, कॉपर की पॉजिटिव है, सिल्वर की भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं कि इन चारों में सबसे कम रिएक्टिव कौन सी मेटल्स हैं, तो तुम कहोगे सर इनकी पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है। अब हम लोग आते हैं अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। याद है लिक, बैरा, काना, मगर, अली में जल जाना, यही था, यही मैंने बताया था ना, लिक, बैरा, काना, मगर, अली में जल जाना। तो यहां पे सबसे ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसकी थी, हाईएस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लिथियम की थी। अब घटते हुए आ जाओ, फिर आ गई मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम की होगी, और मैग्नीशियम के बाद आ गई जिंक। तो बता सकते हो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप इमीडिएटली बता दोगे कि सर मैग्नीशियम की नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, जो ये माइनस साइन के साथ में है, -x इज ग्रेटर देन -y, दिस इज विद नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है। तो कौन सी मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी, मैग्नीशियम, फिर कौन हो गया, जिंक। अब आ जाओ कॉपर, इसके बाद आएगा कॉपर, उसकी पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, फिर आएगा सिल्वर,
तो फिर आया कॉपर और फिर आया सिल्वर। तो कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है? मैग्नीशियम। ऐसे आप लोगों से ट्रेंड पूछा गया था जेई एडवांस का, वो क्वेश्चन था। मैं काफी पुरानी बात कर रहा हूं, लगभग 5-6 साल पहले की, जब ये जेई एडवांस में ये पेपर, जेई एडवांस पेपर में ये क्वेश्चन आया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं। तो मैंने तो मेथड भी बताया, हालांकि तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दी जाएंगी, ठीक है। होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। कई बार क्या करेगा एग्जामिनर, आप लोगों को ये यूं दे देगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, तो ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है, इसमें ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट किया जा गया है, ना कि रिडक्शन को। तो पहले इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर दें तो यू विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है। तो ही आपको कंपैरिजन करना है। तो ग्रेटर द नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ग्रेटर विल बी द एक्टिविटी ऑफ मेटल विद नेगेटिव साइन, आपको याद रखना है, ठीक है। नॉन मेटल्स के केस में अगर आ जाए कि नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी या एक्टिविटी कैसे डिसाइड होती है, एक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल भी बता दूं, क्योंकि आजकल कुछ ज्यादा ही आप लोगों से लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। एक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स का मतलब होता है, नॉन मेटल्स का मतलब है टेंडेंसी ऑफ नॉन मेटल्स क्या होते हैं? विच हैव द एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ नॉन मेटल टू गेन इलेक्ट्रॉन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस रिडक्शन, और इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी मैंने बताया था क्या, पोआ आपको याद करवा रखा है। तो ग्रेटर दी पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू स्ट्रॉन्गर विल बी, या ग्रेटर विल बी एक्टिविटी ऑफ क्या? एक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा जितनी ज्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। हाईएस्ट पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसके लिए है? पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज हाईएस्ट फॉर द फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Fluorine is the strongest oxidizing agent. It can oxidize each and everything. हर एलिमेंट को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है और लिथियम की सबसे कम होती है, ठीक है। पर लिथियम की इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जिस वजह से इसकी काइनेटिक्स अगली यूनिट में पढ़ लोगे, इसकी काइनेटिक्स स्लो होती है। वैसे आप लोगों को मैं बता भी चुका हूँ, 11th क्लास में सारी बातें बताई जा चुकी हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर नॉन मेटल की पूछे तो पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू देख लेना, और मेटल की पूछे तो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू देख के आप बता सकते हो। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा इन कंपैरिजन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट है इन प्रेडिक्शन ऑफ किस चीज के प्रेडिक्शन में भी आपको मदद होगी? इन प्रेडिक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑलमोस्ट मैं जितनी बातें बताऊंगा सारी एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। इन प्रेडिक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अब हमें ये प्रेडिक्ट करना है। मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लिख रहा हूं। ई नॉट ऑफ जिंक आयन टू जिंक, इसकी वैल्यू मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, -0.76 वोल्ट। एंड ई नॉट ऑफ कॉपर आयन टू कॉपर इज इक्वल टू +0.34 वोल्ट। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि प्रेडिक्ट करो कि इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, बता चुका, बताओ, कमेंट में डालो, ठीक है। मैं आंसर तो बता ही रहा हूं, बट आप लोग इसी टाइम पे इस वीडियो को पॉज करके और कमेंट डाल देना कि सर ये बनेगा, ठीक है। तो आई विल चेक।
और तुम लोग फिर वेरीफाई भी कर लोगे कि हाँ ऐसा ही हुआ। अगर कमेंट सेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग ऐसे कर लेना कि अपने मन में सोच लो, अपने नोट्स में लिख लो कि ये होगा। तो क्या होगा, रेन, रेन मतलब नेगेटिव रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट, तो दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। और ये PO, पोहा, पोहा इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो याद हो गया मेरे हिसाब से। तो मैं यहां लिख रहा हूं ग्रेटर द नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, स्ट्रॉन्गर विल बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एंड ग्रेटर दी, लिख लिया होगा, लिख लोगे, ग्रेटर दी पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, स्ट्रॉन्गर विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, गलत, उल्टा लिख दिया, ग्रेटर दी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, स्ट्रॉन्गर विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। ग्रेटर दी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ये बताया मैंने, रेन, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, स्ट्रॉन्गर विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। greater the positive reduction potential value, stronger will be oxidizing agent. So make it correct. ठीक है, in prediction of oxidizing and reducing agent. अब देखो कैसे रिएक्शन होगी। ये मेरे पास कॉपर है, ये जिंक है, ठीक है। अब किसका तो ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिंक, तो जिंक का तो होगा ऑक्सीडेशन। तो जिंक क्या है, जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो जिंक से क्या बनेगा, जिंक आयन। और कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन, Cu2 पॉजिटिव से ये क्या बनेगा, Cu। सो दिस इज द रिएक्शन। याद होगी डेनियल सेल के अंदर हमने गैल्वेनिक सेल के अंदर यही लिखा किया था, क्या किया था, ये लिया था कॉपर सल्फेट और यहां पर डाली थी हमने जिंक रोड। तो जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हुई। आई समझ में। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर मान लो कि दो वैल्यूज दे दी जाएं, जैसे कि मेरे पास, मैं जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूं, E0 ऑफ जिंक आयन टू जिंक इज -0.76 वोल्ट एंड E0 फॉर मैग्नीशियम आयन टू मैग्नीशियम इज इक्वल टू माइनस, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एक्चुअल वैल्यू कुछ और होगी, लेट दैट इज -1.0 वोल्ट। ये वैल्यूज हमें दे दी गई, ठीक है। दोनों रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज नेगेटिव है, ठीक है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज नेगेटिव है। तो अब अगर हमें डिसाइड करना हो कि इनमें से किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो कैसे डिसाइड करोगे। तो आप लोग कहोगे सर दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, रेन नेगेटिव रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेरा आंसर होगा नहीं, ऐसे नहीं होता। क्या करते हैं हम लोग ऐसे करेंगे कि इन दोनों में से जो ज्यादा नेगेटिव है, ग्रेटर नेगेटिव वाला स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। व्हेन बोथ द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज आर negative, then the species with higher negative reduction potential value will act as, किसका काम करेगी, act as reducing agent and species with smaller या lesser negative reduction potential value will act as oxidizing agent, ठीक है। वो comparatively अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसकी टेंडेंसी तो क्या होगी, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इसकी तो टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन देने की होगी, और इसकी टेंडेंसी इसके विद रिस्पेक्ट टू, मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था, अगर मैं एक इलेक्ट्रोड हूं तो मैं रिक्शा वाले को तो इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, लेकिन अंबानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो एक इलेक्ट्रोड दोनों काम कर सकता है, तो मैं इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉन ले भी सकता हूं तो मैं किसका काम कर रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी कर रहा हूं। समझ गए। तो इन दोनों में से
क्या होगा, रिएक्शन बताओ तो क्या होगी, तो मैग्नीशियम एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट, तो मैग्नीशियम से तो मैग्नीशियम आयन बनेगा, और क्या होगा, जिंक आयन से जिंक का क्या होगा, तो इट विल एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट विल एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर, होपफुली क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या नेक्स्ट है, इन कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ अ सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, in calculation of standard cell potential, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं E नॉट ऑफ सेल। याद होगी ये रिएक्शन आप लोगों को। एज वी नो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कंसिस्टिंग ऑफ, किससे बनी हुई है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। यही होती है, याद होगी भाई बच्चों, एक होती है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक होती है रिडक्शन हाफ सेल। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगी वो रहेगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, और रिडक्शन हाफ सेल में क्या आएगी, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। रिएक्शन याद होगी ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो हाफ सेल से मिलके बनती है। तो राइट हैंड साइड में तो क्या लिखते हैं, राइट हैंड साइड में याद हो, राइट हैंड साइड में कैथोड, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड। कैथोड मतलब रिडक्शन हाफ सेल, यहाँ रिडक्शन होगा, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, यहाँ पे ये सेल पोटेंशियल आ जाएगा, ये साल्ट ब्रेस है। ठीक है, ये है आपकी सेल। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ही आएगी, और रिडक्शन हाफ सेल में रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आएगी। तो व्हाट इज ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू OPV, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, दोनों को जोड़ दो। क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगा, ये सिंपल है, दोनों की ऐड कर दिया इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज को। तो एज ऑल दी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज इन electrochemical series are represented as all the standard electrode potential values in electrochemical series are represented in form of reduction potential values। सारी की सारी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है, अभी भी बताया था। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्टेड इनटू रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। कैसे करोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू किसके बराबर होती है, नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ साइन बदल जाएगा। मैं क्लियर होगा ये बात भी। तो यहाँ पे लिख दूं क्या, तो व्हाट इज ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल किसके बराबर होगी, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। वो सेल तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल ही है, पर उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में। तो माइनस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं, एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा हमारे पास, ई नॉट ऑफ सेल बाय ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल इज नथिंग बट दी एनोड, तो माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। हो गया या नहीं हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल मतलब एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड, तो माइनस ई नॉट ऑफ एनोड प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड। तो ऐसे लिख दें इसको, ई नॉट ऑफ सेल
इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ऐसे लिख दें जी, ठीक है। अब कैथोड किधर रिप्रेजेंट किया जाता है, ई नॉट ऑफ राइट हैंड साइड माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। आप सेल पोटेंशियल निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस रिलेशन। क्लियर है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगेगा जब आप लोगों को सारी की सारी वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज में दी जाएंगी, ठीक है। ऐसे लिखा मिलेगा आप लोगों को, जैसे कि जिंक से जिंक आयन, कॉपर आयन टू कॉपर, ऐसे लिख दी, कोई सेल बना दी उन्होंने, और उन्होंने दे दिया ई नॉट ऑफ जिंक आयन टू जिंक इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट और ई नॉट ऑफ कॉपर आयन टू कॉपर इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। व्हाट इज ई नॉट ऑफ सेल, इसकी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालो। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे इस सेल का, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड कहाँ पे लिखा जाता है, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पे क्या है, कॉपर, तो कॉपर का ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हैं, तो क्या आ जाएगी 0.34 माइनस माइनस 0.76, ऐड कर दो दोनों, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकालना है इन कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है, तो 3 एप्लीकेशंस मैंने बता दी हैं। नाउ द फोर्थ एप्लीकेशन इज इन prediction of spontaneity of a redox reaction. In prediction of spontaneity of a redox reaction. अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो प्रॉब्लम कुछ आने वाली ही नहीं है। In prediction of spontaneity of a redox reaction. कोई रिडॉक्स रिएक्शन है, उसकी स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट करना है, तो क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो ये अब हमें जानना है। इन प्रेडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, बहुत जरूरी है ये बात। इसमें मैं आप लोगों को 2-3 चीजें बताऊंगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो, तो लिसन केयरफुली, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। स्पॉन्टेनिटी, बाकी तो सारी चीजें पता ही है, रिडॉक्स रिएक्शन भी पता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, स्पॉन्टेनिटी भी पता होनी चाहिए आप लोगों को। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, याद है आप लोगों को, मैंने 2 टाइप की सेल्स पढ़ाई हैं इस यूनिट में, एक इलेक्ट्रोलिटिक और एक इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो थी वो नॉन स्पॉन्टेनियस थी, वो तभी होती थी जब हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते थे। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स स्पॉन्टेनियस सेल्स, जिनमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्पॉन्टेनियस हो, तभी वो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम नहीं कर सकती। ओके, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस आइदर बाय इटसेल्फ, या तो वो अपने आप हो जाए इटसेल्फ, और कंटिन्यू आफ्टर सम इनिशिएशन, या फिर जैसे उसको एक बार स्टार्ट कर दो तो वो अपने आप कंटिन्यूअसली चलती रहे, उसको क्या बोलते हैं, इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो वो प्रोसेस जो या तो अपने आप हो जाए, जैसे पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, स्पॉन्टेनियस है। दूसरा, जैसे कि हमने मोमबत्ती को एक बार जला दिया, जलती जा रही है, दैट इज आल्सो अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस वो जो कि अब हम लोगों ने स्टार्ट की फिर बुझ गई, जैसे पंखा चलाया लगातार चलता जाए, ठीक है, तो क्या है, ये स्पॉन्टेनियस है। बट अगर इसके लिए बाहर से फोर्स जो लगातार देनी पड़े, हमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, तब तक चलेगा, तो ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। पानी को ऊपर पहुंचाना है तो मोटर चला दो, अगर मोटर बंद कर दे तो रुक जाएगी ना। तो सेम ऐसा ही, जैसे हमने मोमबत्ती को जला दिया, अब क्या किया हमने, जो माचिस की तिल्ली थी उसको तो बुझा दिया, अब वो अपने आप ही जलती जा रही है, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस आ गया। तो फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस पता होगी ना, प्रोसेस मीन्स चेंज,
जब भी कोई चीज में चेंज दिखे मतलब वो प्रोसेस है, ठीक है। फॉर अ प्रोसेस टू अकर फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस क्या होना चाहिए? डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज मस्ट बी नेगेटिव। पूरा का पूरा डिटेल 11th क्लास में बताया जा चुका था। एंथैल्पी चेंज मिनिमम होगी, एंट्रोपी चेंज मैक्सिमम होगा। तो जब एंट्रोपी चेंज रेंडमनेस बढ़ती है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। तो ये मैं सारा बता चुका हूं। फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी नॉट मस्ट बी नेगेटिव। क्लियर है? फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस इट मस्ट बी नेगेटिव। अब देखें कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैसे अप्लाई होती है। एज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव यूजफुल वर्क डन। यूजफुल वर्क डन, नेगेटिव यूजफुल वर्क डन ही क्या होता है? फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होता है यूजफुल वर्क डन। जैसे कि हमने क्या किया, एक बिजली वाले को बुलाया, बिजली वाला आया, पंखा उतारा, पंखा ठीक करवाने के लिए बुलाया था, वो आया उतारा, उससे पंखा ठीक नहीं हुआ, वापस लगा के चला गया। तो क्या तुम इसको यूजफुल वर्क कहोगे क्या? तो तुम कहोगे नहीं सर ये तो नॉन यूजफुल वर्क डन। सेम ऐसे ही जैसे कोई काम होता है, मैं कहूं कि जाके पंखा ऑन कर दो भाई, स्विच ऑन करो, तो तुम गए यहां से वहां तक, तो स्विच ऑन किया, तो जो काम स्विच ऑन करने में हुआ है यहां से वहां तक जाना इज नॉन यूजफुल वर्क डन। लेकिन जो स्विच ऑन करने में जो आपने काम किया दैट इज यूजफुल वर्क डन। ठीक है, तुमने पंखा ऑन कर दिया, सॉरी स्विच ऑन कर दिया, पंखा चलने लग गया, ठीक है, हवा आ रही है, बट उसके साथ साथ आवाज भी आ रही है, तो आवाज इज नॉन यूजफुल। ठीक है, तो नॉन यूजफुल वर्क डन या इलेक्ट्रिकल स्पार्क हो रहा है, जहां पे वो टच हो रहा है वहां पे स्पार्किंग हो रही है, नॉन यूजफुल वर्क डन है। तो जो फ्री एनर्जी चेंज है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज सिर्फ और सिर्फ यूजफुल वर्क को बताता है। ठीक है, तो यूजफुल वर्क, तो यूजफुल वर्क इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूजफुल वर्क डन इज नथिंग बट, क्या है, कुछ और नहीं, नथिंग बट इलेक्ट्रिकल वर्क डन। वो क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन, वो इलेक्ट्रिकल वर्क है। ठीक है, तो यूजफुल वर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही है दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क। और ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज सबको पता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उस पे कितना चार्ज आएगा? यू नो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। बट अगर एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो दैट विल जनरेट 1 फैराड ऑफ चार्ज, 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और अगर n इलेक्ट्रॉन चले तो n फैराड, तो चार्ज कितना हो गया? n फैराड। एंड व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल इज ऑफ द सेल, E नॉट ऑफ सेल। तो दिस इज द यूजफुल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो व्हाट इज डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NF E नॉट ऑफ सेल। यही हो गया कि नहीं हो गया? दिस इज चार्ज इनटू पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। E नॉट ऑफ सेल हम कैसे निकाल सकते हैं? E naught of cell, as E naught of cell can be calculated by using electrochemical series। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये फार्मूला जो अभी किया था, E naught of cell, E naught of cathode माइनस E naught of anode। ठीक है, अगर तो हमारे पास E naught of cell आता है इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव आता है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं सेल पोटेंशियल जरूर बोल रहा हूं, सेल पोटेंशियल 2 टाइप का है, वो EMF भी हो सकता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल इज वेरी गुड टर्म। E नॉट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आता है। अगर हमने कैथोड में से
एनोड को घटाया, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, और हमारी जो वैल्यूज आई वो पॉजिटिव आई, देन इफ लिख देता हूं, इफ ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू पॉजिटिव, देन डेल्टा जी नॉट किसके बराबर है, माइनस एन एफ, ये वैल्यू तो फिक्स ही है, ई नॉट ऑफ सेल ये तो पॉजिटिव ही आएगी ना, एन एफ की वैल्यू तो में तो कोई चेंज नहीं आना, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ई नॉट ऑफ सेल अगर पॉजिटिव आया देन डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू नेगेटिव। डेल्टा जी नॉट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? अगर पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव ही तो आएगा ना भाई, ये वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो डेल्टा जी नॉट क्या आ गया, नेगेटिव। एंड फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, delta G naught must be negative, ठीक है। so for the redox reactions, for नहीं लिखते, so the redox reactions in which E naught of cell is equal to positive, so the redox reactions in which E naught of cell is positive are spontaneous redox reactions, वो spontaneous redox reactions होंगी। क्लियर है? तो कई बार क्या होगा, अब अगर मान लो तुम लोगों को कहा जाए, वैसे तो मैं पहले भी बता चुका हूं, E नॉट ऑफ कॉपर आयन टू कॉपर दे दिया प्लस 0.34 वोल्ट, एंड E नॉट ऑफ जिंक आयन टू जिंक दे दिया है माइनस 0.76 वोल्ट। तुमसे सवाल क्या है, वो कह रहा है कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन लिखो या इसका सेल पोटेंशियल निकालो। तो इसमें एक तो तरीका ये है कि रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें आते हैं, तो हमें रिएक्शन नहीं दी गई है, तो फिर कैसे इसका E नॉट ऑफ सेल निकालो? E नॉट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं बताओ? E नॉट ऑफ सेल होता है E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, यही होगा कि नहीं? अब हमें पता है कि इसमें कौन सा कैथोड कौन सा एनोड, तो हाँ हमें पता है। कैसे पता है? कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, मतलब वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन मतलब एनोड, और ये क्या है, पॉजिटिव मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिडक्शन होगा तो कैथोड। तो किसका कैथोड कौन सा एनोड? तो कैथोड हो गया 0.34 माइनस 0.76 वोल्ट आ गया, तो वैल्यू आ गई प्लस 1.10 वोल्ट। तो E नॉट ऑफ सेल क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। E नॉट ऑफ सेल क्या आ गया, पॉजिटिव, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो हमने सही सीखा। बट अगर उल्टा लिख देते, तो अगर मैं ऐसे लिख देता माइनस 0.76 माइनस 0.34, तो वैल्यू आ जाती माइनस 1.10 वोल्ट, माइनस 1.10 वोल्ट। तो अब ये क्या आ गई, ये E नॉट ऑफ सेल। तो यहां पर क्या होगी, इफ E नॉट ऑफ सेल इज नेगेटिव देन डेल्टा G नॉट तो माइनस NF E नॉट ऑफ सेल, ये नेगेटिव में आया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो फॉर इफ डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू पॉजिटिव, if delta G naught is equal to positive, then redox reaction is non-spontaneous, वो नहीं होगी भाई, वो रिडॉक्स रिएक्शन फिजिबल ही नहीं है। तो ये वाली रिएक्शन ऐसे हुई, जिंक प्लस कॉपर आयन गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर, ये वाली रिएक्शन तो फिजिबल हुई। जिंक किसका काम कर रहा है, एनोड का, ठीक है। कॉपर किसका काम कर रहा है, कैथोड का। बट अगर ऐसे लिख देते तो कॉपर प्लस जिंक आयन गिव्स कॉपर आयन प्लस जिंक। अब क्या हो गया, कॉपर से कॉपर आयन किसका, ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है। तो ये मैंने लिखा यहाँ पे, ये ऐसे कैलकुलेट किया हुआ है। तो क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, तो नहीं, ये फिजिबल नहीं है। तो क्या समझ में आया, फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस E नॉट ऑफ सेल मस्ट बी पॉजिटिव। अगर E नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। और अगर E नॉट ऑफ सेल नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या है हमारी, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो आ गया होगा समझ में। तो ये प्रेडिक्शन तो बहुत ही सिंपल है,
बहुत ही सिंपल सा प्रिडिक्शन था, तो मैं यहां पे एक कंक्लूजन में भी लिख दूं, कंक्लूजन। तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए क्या कंडीशंस रहेंगी? डेल्टा जी नॉट शुड बी, मस्ट बी नेगेटिव, और ये कब पॉसिबल होगा? जब ई नॉट ऑफ सेल इज पॉजिटिव। और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू नेगेटिव। तो ये वैल्यूज आप लोगों को याद रखनी है और इसी के बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी आगे करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट एप्लीकेशन, फिफ्थ एप्लीकेशन की बात करते हैं। इन प्रेडिक्शन ऑफ reduction of protic acid, reduction of proton H positive of protic acid to hydrogen by metal, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये पी ब्लॉक में ज्यादा यूज होगी। ठीक है, तो क्या है ये इन प्रेडिक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ H पॉजिटिव ऑफ प्रोटिक एसिड टू हाइड्रोजन, कि जब मैं एक मेटल को के साथ में प्रोटिक एसिड के रिएक्शन करवाता हूं, जैसे ये मेटल है और ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये मेटल HCl के साथ रिएक्ट करके मान लो इसने बना लिया ये साल्ट MCl और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, ये अब हमें पता करना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं जिंक लिख दूं प्लस H2SO4 और तुम्हें कहूं कंप्लीट द रिएक्शन, तो ये तुम्हें तभी करनी है क्योंकि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। मतलब यहां पर हाइड्रोजन H पॉजिटिव था, प्रोटिक एसिड समझ लो पहले तो, जिन एसिड्स में जो एसिड्स पानी में जैसे ही डिसॉल्व करें दे रिलीज प्रोटॉन, H पॉजिटिव आयन वो रिलीज करें, उनको बोला जाता है प्रोटिक एसिड, जिनमें प्रोटॉन हो। तो यहाँ पे जैसे HCl था, इट कैन रिलीज प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन रिड्यूस होके हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है कि नहीं। ऐसे ही मैंने अगर लिख दिया कॉपर प्लस H2SO4 और तुम्हें कह दूं कि क्या ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, अब तुम्हें ये प्रेडिक्ट करना है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ वही मेटल, समझो यहां पर मेटल का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। मेटल का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। मेटल का ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? वो रिड्यूसिंग एजेंट होने चाहिए। तो द metals acting as stronger reducing agent than standard hydrogen electrode. The metals acting as stronger reducing agent, जो metals strong reducing agent हैं किससे? Then standard hydrogen electrode और proton can reduce, यहां पे लिखता हूं only can reduce, वही metals जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है H पॉजिटिव आयन से, only can reduce H पॉजिटिव टू H2, और एक बात और, कैन react with protic acid to produce हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बताओ क्या है? E नॉट ऑफ H पॉजिटिव टू H2 क्या वैल्यू है? याद है? 0.00 वोल्ट। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही था, मैंने इसीलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखा। अब इनसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट मतलब नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, सो the metals having
negative reduction potential value can reduce H positive to H2, H पॉजिटिव से H2 में रिड्यूस कर सकते हैं. दिस इज द कंक्लूजन ऑफ इट. नेगेटिव मतलब रेन, नेगेटिव रिड्यूसिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होने चाहिए, तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा. और अगर नेगेटिव हुआ तो वो इजीली हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देंगे. अब ये दोनों रिएक्शंस में देखो, आप सबको पता है E नॉट ऑफ जिंक आयन टू जिंक इज इक्वल टू किसके बराबर है, -0.76 वोल्ट, एंड E नॉट ऑफ कॉपर आयन टू कॉपर इज इक्वल टू +0.34 वोल्ट. तो बताओ कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी. तो आप लोग इमीडिएटली बता दोगे कि सर जिंक तो ये रिएक्शन शो कर सकता है बट कॉपर नहीं. और होपफुली आप लोगों को जब कंप्लीट द रिएक्शंस आए कि कंप्लीट दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंप्लीट करके बताओ, तो आप लोग हो सकता है यही रिएक्शन लिखे कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, बट नो, दैट इज नॉट फिजिबल. ये रिएक्शन तो नहीं होगी. इट कैन नेवर प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. ये H पॉजिटिव को H2 में कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है. क्लियर है. तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, तभी वो हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस कर सकते हैं. क्लियर. तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी थी तो हाइड्रोजन से ऊपर के सारे मेटल्स जो है लिक, बैरा, काना, मगर, अली में जल जाना, वो प्रोटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे. तो मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया है. सो इन प्रेडिक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ H पॉजिटिव टू प्रोटिक एसिड. नेक्स्ट है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है, वैसे तो ऑलमोस्ट सारी हो ही गई. नेक्स्ट है इन प्रेडिक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ certain solution in certain vessel. किसी पर्टिकुलर वेसल में कोई सॉल्यूशन स्टोर किया जा सकता है कि नहीं, ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं. इफ solution reacts with the vessel, अगर वो वेसल के साथ रिएक्ट कर जाता है, देन क्या स्टोर कर सकते हो फिर उसको. जैसे मान लो ये कॉपर का वेसल था और इसमें मैंने जिंक सल्फेट डाल दिया, ये जिंक सल्फेट डाल दिया. एक उल्टा ले लें कि यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट को किस पे डाल दिया है, जिंक वेसल में डाल दिया है. तो तुम्हें बताना है कौन सा स्टोर कर सकते हो. तो आप लोग इजीली बताना कि अगर मैं, तुम लोग ऐसे समझो जैसे तुम्हारे घर में अमृतपान होगा जो कि एक चाइना डिश जैसा सा होता है. वो जो वेसल है उसी के अंदर हम लोग क्या रखते हैं, हम लोग रखते हैं जो अचार है, पिकल्स जो हैं वो उसी कंटेनर में रखते हैं. उसको कॉपर के कंटेनर में क्यों नहीं रख देते, सोचो क्यों नहीं रख देते. तो तुम कहोगे सर खराब हो जाएगा. तो इसका मतलब अगर वो रिएक्ट कर जाता है वेसल से तो क्या स्टोर करोगे क्या, तो नहीं करेंगे. तो इफ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद द वेसल देन it should not be stored in such vessel. वो इस वेसल में स्टोर नहीं करना चाहिए. but if it does not react with vessel then the solution can be stored in such vessel. ऐसे वेसल में आप उसको स्टोर कर सकते हो. ठीक है. तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा फिजिबल है. तो आप सबको पता है E नॉट ऑफ जिंक आयन टू जिंक वहां पे लिखा हुआ है, जिंक आयन टू जिंक ये है और कॉपर की ये वैल्यू है. अगर तो ये रिएक्शन यहाँ पे क्या होती, जिंक आयन प्लस कॉपर गिव्स जिंक प्लस
कॉपर आयन, यही तो रिएक्शन होती भाई, जिंक का तो रिडक्शन हो जाता और कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाता, क्योंकि यहाँ पर तो ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में ही है पहले से ही, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो कॉपर से तो कॉपर आयन बन जाए और ये वैल्यू हो जाए। तो ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालोगे, तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, तो कैथोड कौन है, जिंक, जिंक की वैल्यू कितनी है माइनस 0.76 यही है, और एनोड की कितनी है, एनोड कौन काम कर रहा है, कॉपर, तो माइनस 0.34 वोल्ट, तो कितनी वैल्यू आ गई माइनस 1.10 वोल्ट, तो सेल पोटेंशियल क्या आ गया माइनस में, तो डेल्टा जी नॉट वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस के नॉन स्पॉन्टेनियस, तो तुम कहोगे सर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो रिएक्शन नहीं होगी, तो ये स्टोर कर सकते हो। और इसमें क्या आएगा, ई नॉट ऑफ सेल खुद से निकाल लेना, ये रिएक्शन ये बनेगी जिंक प्लस कॉपर आयन गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर, यही बनेगी ना, जिंक का ऑक्सीडेशन कॉपर का रिडक्शन, और इसकी वैल्यू आएगी प्लस 1.10 वोल्ट, यही आएगी ना, यहाँ पे नेगेटिव आई थी वहां पे पॉजिटिव आएगी। तो किस केस में स्टोर कर पाओगे, ये तो रिएक्शन फिजिबल होगी, डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, अभी लिखा था ऊपर, अगर ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, तो रिएक्शन ये स्पॉन्टेनियस है, तो ये रिएक्शन फिजिबल है, बट यू कैन नॉट स्टोर इट, क्योंकि रिएक्शन हो जाएगी तो खराब हो जाएगा कॉपर सल्फेट। ऐसे ही जिंक सल्फेट यहाँ पे रिएक्शन नहीं कर रहा है, इट डज नॉट शो द रिएक्शन, तो यू कैन स्टोर इट, आप स्टोर कर सकते हो। तो क्या कर सकते हैं, सो वी कैन स्टोर अ solution in certain vessel when, कब भाई, when E naught of cell is equal to नेगेटिव आए और डेल्टा जी नॉट ऑफ सेल क्या आ जाए पॉजिटिव, बस ये बात याद रखनी है। एंड वाइस वर्सा, कब स्टोर नहीं कर सकते हैं, जब ई नॉट ऑफ सेल क्या आ गया पॉजिटिव आ गया और डेल्टा जी नॉट क्या आ गया नेगेटिव आ गया, तो कैन नॉट स्टोर, हम स्टोर नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो दिस इज ओवर फॉर दिस लेक्चर, कंक्लूड कर देता हूं। होपफुली आप लोगों को एक बार रिकैप हो जाएगा और पता चल जाएगा मैंने क्या क्या पढ़ाया है। सारी बातें तो कैसे बताएंगे, तो क्या बताई थी एप्लीकेशंस में, सबसे पहले बताया था इन प्रेडिक्शन ऑफ एक्टिविटी ऑफ मेटल, एक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल की एक्टिविटी, भाई मेटल की एक्टिविटी कैसे, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, रेन मतलब है ये, रेन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मतलब हाईली एक्टिव, हाईली एक्टिव, क्यों है एक्टिव, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, टू लूज इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को एजेंट कौन से होते हैं जो ऑक्सीडेशन शो करें, वो एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिडक्शन को में मदद करेंगे। तो एक्टिविटी ऑफ मेटल कैसे बताओगे, जितनी ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू उतना ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, इन प्रेडिक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, हमें ये पता करना हो तो कैसे पता चलता था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब पॉजिटिव और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तीसरी थी हम लोगों ने ई नॉट ऑफ सेल निकाला था, कैसे निकाला था, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, प्रोवाइडेड कंडीशन बताई थी मैंने कि क्या कंडीशन लगानी है कि जब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हो तो ही आप लोग ये फॉर्मूला लगाएं। फिर था हम लोगों ने, फिर थी स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस, स्पॉन्टेनिटी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी नॉट मस्ट बी नेगेटिव, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होना चाहिए, तो उसके लिए ई नॉट ऑफ सेल क्या आएगा पॉजिटिव। तो ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है क्योंकि अगले लेक्चर्स में ये यूज करेंगे, ई नॉट ऑफ सेल। फिर आती थी, फिर एप्लीकेशन क्या थी, स्पॉन्टेनिटी के बाद हम लोगों ने क्या किया था, हाँ, प्रेडिक्शन ऑफ
रिएक्शन ऑफ मेटल विद प्रोटिक एसिड, प्रोटिक एसिड के साथ में रिएक्शन होगी। तो मैंने बताया था जो मेटल्स जिनका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, ओनली दे कैन रिएक्ट विद द प्रोटिक एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन रिलीज कर सकते हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव हो। और लास्ट क्या था, स्टोरेज, स्टोरेज कर सकते हैं कि नहीं, तो ये तो सिंपली यही चीज है, स्पॉन्टेनिटी ही। ठीक है, अगर रिएक्शन होगी, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो स्टोर नहीं करेंगे, अगर स्पॉन्टेनियस है तो स्टोर नहीं करेंगे, और अगर स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो स्टोर करेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस है तो स्टोर करेंगे, और अगर स्पॉन्टेनियस है, हो रही है वो प्रोसेस, तो स्टोर नहीं करेंगे भाई। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। अगला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगले लेक्चर में मैं कंप्लीट नस्ट इक्वेशन आप लोगों को बताऊंगा। कल हम लोग लेंगे लाइव लेक्चर, और उसमें हम लोग इसकी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, बाय।